बाउंड्री वाले सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट में कार्य नहीं करते हैं, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था, क्लोरोप्लास्ट बताया हुआ है, क्या क्लोरोप्लास्ट बताए हो, तो इनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया जो वो कैसा वचन है? प्लूरल वर्ड है। ये विषय ध्यान रखेंगे, प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर जो वर्ड होता है वो माइटोकॉन्ड्रियन होता है। सिंगुलर जो वर्ड होता है वो कौन सा होता है? मतलब सिंगुलर तो जानते हो, अंग्रेजी तो इतने तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो क्योंकि आप अभी रनिंग में पढ़ रहे हो। तो एक वचन जो वर्ड होता है वह क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन होता है। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर? सिंगुलर वर्ड क्या है इसका? पहली चीज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये ध्यान रखेंगे। क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। सामान्य तौर पर इनकी संख्या जो होती है वो 200 से 300 होती है। सामान्य तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। इनकी वैसे जो नंबर डिपेंड होता है या आकार जो डिपेंड करता है वह शरीर में होने वाली एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि किस कोशिका में, मतलब संख्या तो ये कि शरीर में किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, उस आधार पर मुख्य कोशिका में कौन सी एक्टिविटी कैसी हो रही है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, क्या हो रही है, उनके आधार पर निर्भर करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कैसी होनी चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो 200 से 300 होती है। एक एल्गी है माइक्रोस्टेरियसिस। माइक्रोस्टेरियसिस एक एल्गी है, उस एल्गी में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या? सामान्य तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 200 से 300 होती है, लेकिन एक एल्गी है माइक्रोस्टेरियसिस, उसमें मुख्य रूप से संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक ही होती है। क्या? सिर्फ एक ही होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलो लिख दो माइक्रोस्टेरियसिस में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब कॉलीकर नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे बेटा? कॉलीकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। ये आपको ध्यान में रखना है। कॉलीकर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। ये क्लियर हो गया? किसने खोजा था? कॉलीकर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक जो थे, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इन्हें फिला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इन्हें फिला नाम दिया था। अल्टमान वैज्ञानिक जो थे, अल्टमान वैज्ञानिक ने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या? बायोप्लास्ट नाम दिया था। किसने दिया था? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? और बेंडा जो वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक? बैंड बजा दो, बैंड बजा दो, बैंड बजाते ना, वो बेंडा बन गए। तो बेंडा नामक जो वैज्ञानिक थे, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। हालांकि खोज का श्रेय जो जाता है, खोज का श्रेय जो जाता है वो हकीकत में किसको जाता है? अल्टमान वैज्ञानिक को जाता है। क्या? अल्टमान वैज्ञानिक को जाता है। तो विशेष रूप से जो अध्ययन किया था वो अल्टमान ने किया था, लेकिन हकीकत में देखा जाए सबसे पहले कॉलीकर ने। किसने? कॉलीकर ने मुख्य रूप से इनको देखा था इंसेक्ट मसल्स में। दूसरा फ्लेमिंग ने देखा, तब इनको नाम दिया फिला। अल्टमान ने देखा तो इनको नाम दे दिया बायोप्लास्ट, और बेंडा ने इनको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनके थोड़े से वैज्ञानिक संबंधित हैं, तो वो याद करने हैं। क्या याद करने? वैज्ञानिक हैं इनके संबंधित में, तो वो याद करना है। अब मुख्य रूप से आती है इनकी स्ट्रक्चर। क्या आती है? इनकी संरचना। तो संरचना में मुख्य रूप से आप क्या पढ़ेंगे? देखो स्ट्रक्चर में लिखने जा रहा हूं, अभी बनाऊंगा
पढ़ाऊंगा बाद में, पहले देख देता हूं क्या क्या। मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन आउटर, और कौन सी होगी, मेम्ब्रेन का मतलब तो समझ चुके होंगे यार, बार बार मत, क्यों नींद आ रही है क्यों बार, मेम्ब्रेन का मतलब तो समझ चुके होंगे, स्तर स्तर होता है, कई बार बता चुका। आउटर का मतलब भी समझ चुके, बाहर, इनर का मतलब समझ चुके, अंदर, ठीक है। दूसरा चेम्बर पढ़ेंगे, चेम्बर मतलब कक्ष पढ़ेंगे। फिर क्रिस्टी के उसमें आएंगे शब्द, क्रिस्टी भी पढ़ेंगे। फिर F1 पार्टिकल्स भी पढ़ेंगे। बस हो गया काम, संरचना इनकी कंप्लीट हो गई। क्या संरचना इनकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इनको पावर हाउस ऑफ द सेल मैंने वर्ड कहीं लिखा था, लिखा है। इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन इसी में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया जो होती है, मतलब श्वसन, सुन लीजिए, श्वसन आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। श्वसन का मतलब क्या होता है, यस सर कहने वाले जरा बताएं जल्दी। यस सर किसने कहा था, किसने कहा था, बस देखो आपको, जबकि मैंने शुरुआत में जब सबसे पहले आया था, मैंने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पर ही चर्चा की थी। क्या यही किया था। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, जिसके फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होती है और मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये बताया था। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, उसको ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है अनऑक्सीश्वसन। लेकिन आप और हम बात कर रहे हैं अपनी, आप और हम लोग बात कर रहे हैं अपनी, तो स्वाभाविक है कि दो प्रकार की क्रिया श्वसन में होती है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस, बादाम खाने लगो तो बुद्धि थोड़ी सुधर जाएगी तुम लोगों की। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, और एक आती है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है, ये कोई सेल्स है, दिखाई दे रही है सेल्स, ये सेल्स है, सेल्स में ये कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये सभी को पता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य में जो क्रिया होती है वो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, उपापचय क्रिया जितनी भी होती है सभी एंजाइम की उपस्थिति में होती है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। एक ग्लूकोज के विघटन पर, मतलब एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस क्रिया पर दो पायरुविक अम्ल मिलते हैं, आगे डिटेल में आएगा, दो पायरुविक अम्ल मिलते हैं। ये दोनों पायरुविक अम्ल, सपोज दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया है, सपोज दैट बोल रहा हूँ, ये माइटो, तो यहाँ पायरुवेट अम्ल, पायरुविक अम्ल बने, क्या बने, पायरुविक अम्ल। ये पायरुविक अम्ल किसमें पहुंच गए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर गए। अभी संरचना बताऊंगा, फिर मैं वहां बताऊंगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश होकर वहां मुख्य रूप से ये भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं। किसका, भोजन के ऑक्सीकरण, मतलब पायरुविक अम्ल का। पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तो बन के आता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जो पायरुविक अम्ल मिले वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके सही ऊर्जा जो प्रदान करते हैं वो क्रेब्स साइकिल के माध्यम से होती है। काय के क्रेब्स साइकिल के माध्यम से, और जो कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस वजह से कहा जाता है भाई ऊर्जा कहाँ उत्पन्न हुई, एटीपी के फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या कॉल कर दिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। सभी लोग बता सकते हैं, आपको कभी पूछे तो ये चीज आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये जो चीज बताई, अब मैं डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं। क्या अभी आपको जाना नहीं है तो पूरा समाप्त करूंगा, तो देखिए तो सुन लीजिए भैया, ये कोई कोशिका बनाई है मैंने, क्या कोशिका, इसमें ये
सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, पादप कोश की बात यदि करें तो, और एंडोप्लाज्मिक पढ़ा दिया, गोल्गी बॉडी पढ़ा दिया, लाइसोसोम पढ़ा दिया, ये चीज़ नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ। अब क्यों छोटा सा पाया जाता, लेकिन यहाँ तो बड़ा बताना पड़ेगा आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसी लेयर है, इसके चारों कौन सी लेयर पाई जाती होंगी? सिंगल लेयर नहीं होती है, डबल लेयर होती है। कैसी होती है? डबल लेयर। ये लेयर जो है, अभी संरचना लिखी थी तो मैंने क्या लिखा था? आउटर लेयर लिखी थी, आउटर मेम्ब्रेन लिख दूं, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर की जो, इधर ध्यान दें, अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग होती है इस प्रकार से। फोल्डिंग हो गई। ये कौन सी लेयर है? कौन सी? इनर मतलब आंतरिक। अंदर की लेयर, बाहर की लेयर को, इसमें प्रोटीन कम, इस वाली लेयर में प्रोटीन कम और लिपिड ज्यादा होती है। इस लेयर में जो अंदर की लेयर है, इसमें प्रोटीन अधिक और लिपिड कम होती है। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये ध्यान में रखना है आपको। अंदर की लेयर के कारण इसका जो कक्ष था पहले से जो बड़ा हुआ, वो दो भागों में बट गया। बट रहा है, दो भागों में दिखाई दे रहा है, दो भागों में। एक तो ये आउटर और इनर लेयर के बीच में ये स्थान है, इसको आउटर चेंबर, चेंबर मतलब कक्ष, आउटर मतलब बाहरी, चेंबर मतलब कक्ष, यानी बाहरी कमरा, बाहरी चेंबर। भाई दोनों लेयर के बीच में पाया जा रहा है उसको बाहरी, और ये जो अंदर की साइड में है इसको चेंबर। इसमें एक द्रव भरा रहता है, डेंस होमोजीनस, मतलब ये घना द्रव भरा रहता है, ठसाठस, जिसको क्या कहा जाता है? ये मैं द्रव भरे देता हूं, ये देखिए, मैट्रिक्स बोल दूं, क्योंकि अभी तक आप और हम लोग द्रव को हर जगह मैट्रिक्स ही कॉल करते आ रहे द्रव को। तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा यदि आपको ध्यान होगा तो इसमें कुछ राइबोसोम पाए जाते थे, ध्यान होगा तो। और वो राइबोसोम मैंने बताए थे 70S प्रकार का राइबोसोम, ध्यान है क्या? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में बोला था। इसके अलावा कुछ संरचना आरएनए भी होती हैं। क्या पाए जाते हैं? आरएनए भी पाए जाते हैं। और सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए पाया जाता है। देखो तीनों संरचनाएं, यही संरचना क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती हैं। इस वजह से इन दोनों संरचनाओं को सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये रेप्लिकेशन के माध्यम से डबल हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि डीएनए पाए जा रहे हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ले जाएंगे, रेप्लिकेशन होता रहेगा। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के राइबोसोम पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं और डीएनए भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एंजाइम पाए जाते हैं जो क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करते हैं। ये तो कॉमन बात है, आपको मैं कई बार बता चुका हूं। अब देखते हैं, देखो ये इनफोल्डिंग ऐसे हैं, तो अंदर की साइड में जो बन रहे हैं वो एम फेज कहलाते हैं, और बाहर की साइड में ऐसे बन रहे हैं, देखो ये जा रहे हैं, इसको सी फेज कहा जाता है। बाहर के फेज को क्या कहते हैं? सी फेज, और अंदर की साइड को क्या कहते हैं? एम फेज कहा जाता है। यदि ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इनकी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहा जा रहा है? क्रिस्टा, एक वचन क्रिस्टा, और वैसे क्रिस्टी कहते हैं। एक को क्रिस्टा कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखिए, एक को क्रिस्टा कहा जाता है और बहुत सारी को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। इन स्थानों पर, इन क्रिस्टी पर कुछ जो रैकेट देखा है, रैकेट तो सब खेला होगा,
संरचनाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से, क्या, जिनको F1 क्या कहा जाता है, इनको F1 पार्टिकल्स या कण कहते हैं। F1 कण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? F1 कण के नाम से जाना जाता है, या इनको ऑक्सीसोम, क्या कहा जाता है बेटा? ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब ये फोल्डिंग क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ जो क्रिया कौन सी हो रही है, वो रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन की क्रिया हो रही है। एरोबिक रेस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है, तो अधिक से अधिक क्रिया हो सके, तो यानी सरफेस एरिया को बढ़ाने का ये कार्य करते हैं ऑक्सीजन की क्रिया के लिए। किस क्रिया के लिए? ऑक्सीजन क्रिया के लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये आपकी क्या संरचना है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब ये जो क्रिस्टी बनाए ना, यदि चाहो तो देखो, थोड़ा दिखाई नहीं देगा शायद, यहाँ मैं बना देता हूँ। ये सेल है पूरा, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया अंदर बताया, ये तो सभी को बताया। ये तो शीर्ष वाला भाग है, सिर कहलाता है। ये टाट वाला भाग है, यानी ब्रंथ कहलाता है, ब्रंथ। और ये बेस है, यानी क्या कहलाता है? आधार। और ये शीर्ष, जिसमें चिड़िया लगती है, वो तो ये वाला भाग है। और जो बीच का जो पकड़ते हैं वो गोल होता है, लेकिन ये अपन ने बेस बनाया है, तो वो क्या होता है आपका? पकड़ने वाला। ये वाला भाग जो है वो इस झिल्ली के अंदर फंसा हुआ रहता है। तो इतना आपको कायम पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एक बार फिर से सुन लो। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के अंतर्गत ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। बाहरी जो लेयर होती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम और लिपिड की मात्रा अधिक, अंदर की जो लेयर होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक, लिपिड की मात्रा कम। अंदर की जो लेयर होती है वो इनफोल्डिंग होती है, यानी फोल्डिंग होती है, मतलब अंदर उंगली जैसे रूप में मुख्य रूप से ये फोल्डेड हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सरफेस ऑक्सीजन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करती है, पहली चीज। तो आउटर वाली को आउटर, बाहर वाली को अंदर, वाली को इनर मेम्ब्रेन। इनके इनर मेम्ब्रेन के कारण कुछ इसका कक्ष जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, आउटर चेम्बर और इनर चेम्बर। क्या? आउटर चेम्बर, इनर चेम्बर बड़ा होता है, दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल। इनर चेम्बर बड़ा होता है, आउटर चेम्बर छोटा होता है। इनर चेम्बर में बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ एक तरफ भरा रहता है, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, RNA पाए जाते हैं और स्वयं के DNA होते हैं। इस वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटो क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस यूनिट के नाम से जाना जाता है। सेमी ऑटोनोमस यूनिट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह अपने लक्षणों का स्थानांतरण DNA की वजह से स्वयं करता रहता है। ये चीज, ये जो क्रिस्टी होते हैं, जो फोल्डिंग वाली स्ट्रक्चर, वो क्रिस्टी, इन पर एरोबिक स्ट्रक्चर, एरोबिक रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। एरोबिक रेस्पायरेशन की क्रिया यही होती है। वो किसके रूप में होती है? क्रेब साइकिल के रूप में। बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, इस जगह होगी, जिसमें क्या बना? पायरुविक अम्ल। ग्लूकोज ने क्या बना दिया? स्टेप के द्वारा पायरुविक अम्ल बनाया। ग्लूकोज का एक अणु दो पायरुविक अम्ल के अणु बनाता है। ये पायरुविक अम्ल के अणु मुख्य रूप से किसके अंदर प्रवेश कर गए? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ जो क्रिया चलती है उसको क्या कहते हैं? क्रेब साइकिल की क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रेब साइकिल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से आपको NADP, FAD प्राप्त होते हैं। और ये NAD, FAD यहाँ एक चेन के रूप में व्यवस्थित होकर एक सिस्टम चलाते हैं, जिसको ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। और ये ETC जो कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेन
इन NADP और FAD के माध्यम से मुख्य रूप से ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। और किसी भी ATP को ऊर्जा की करेंसी के रूप में जाना जाता है। करेंसी क्या होता है? अब ये अपने शरीर में नहीं हो, तुम पैसा भग दो 2-2 हज़ार के नोट कितने, और देख लो कितनी ऊर्जा दौड़ोगे, कछु नहीं कर पाओगे। तो यानी कि एनर्जी करेंसी कौन है? ATP। एनर्जी करेंसी कौन है? ATP। इस वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप यहाँ क्या बन रहा है? ATP बन रहे हैं। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक, इतना आपको पढ़ना है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो सर। ठीक बेटा।